अब हम स्टार्ट करेंगे। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अगला चीज जो है हमारे लिए है नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखो, नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसे नॉन रैंडम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ किसी रैंडम मेथड का यूज नहीं करते, बल्कि हम यहाँ एनुमरेटर यानी डेटा कलेक्टर के जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसे जजमेंटल सैम्पलिंग भी कई बार कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? सो इस मेथड में पहले से ही सर्टेन प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, जो एनुमरेटर यानी जो पर्सन डेटा कलेक्ट कर रहा है उसके जजमेंट के ऊपर वो चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए इसे हम क्या कर देते हैं? जजमेंटल सैम्पलिंग कह देते हैं। क्योंकि यह जानबूझ के किया जाता है ये काम, इसलिए इसे हम डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी कह देते हैं। और जो किसी सर्टेन पर्पस को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, इसलिए हम लोग इसे कई बार पर्पसिव सैम्पलिंग भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो यह जो सैम्पलिंग है यह फर्दर कई टाइप का होता है, जिसमें हमारे लिए कुछ काम की चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें हमारे लिए कोटा सैंपलिंग, और सबसे ज्यादा बार अगर आपके एग्जाम में किसी सैंपलिंग के बारे में पूछा गया है तो कोटा सैंपलिंग। थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। द कोटा सैंपलिंग इज वेरी मच सिमिलर टू द स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इन प्रोसेस। The quota sampling is very much similar to the stratified sampling in process. The difference arises at the time of final selection of the sample. The difference arises at the time of final selection of the sample. ठीक है? Unlike stratified sampling, in quota sampling, the final selection of the samples, after deciding the quota from every group, is left on the judgment or consensus of the enumerator. Is left on the judgment or consensus of the enumerator. ठीक है? सो कोटा सैंपलिंग जो होता है वह पूरी तरह से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह ही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो फाइनल सिलेक्शन ऑफ सैंपल होता है कोटा तय करने के बाद, उसमें हम रैंडम मेथड यानी लॉटरी मेथड का, या फिर आपको टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स का, या किसका इस्तेमाल करते हैं? सिस्टमैटिक सैंपलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कोटा सैंपलिंग में जो फाइनल सिलेक्शन होता है, यानी हम यह तय कर लेते हैं कि हमें इस ग्रुप से, जैसे मान लो यही है, अब हमने यह तय कर लिया कि हमें किस ग्रुप से कितने सैंपल पिक करने हैं। मान लो ए से पिक कर लिया कि हमें 200 सैंपल पिक करने हैं, तो जब हम ये 200 लोगों का सिलेक्शन या 200 सैंपल का सिलेक्शन लॉटरी मेथड के द्वारा करेंगे, तब इसे हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहेंगे। बट ये 200 लोग कौन होंगे? अगर हम इसका सिलेक्शन जो एनुमरेटर है, यानी जो आपको डेटा सैंपल से डेटा लेने वाला पर्सन है, सैंपल कलेक्ट करने वाला पर्सन है, उसके ऊपर छोड़ देंगे, उसके जजमेंट के ऊपर छोड़ देंगे। वो कहेंगे तुम्हें जिससे मन करे उससे पिक कर लो, बिना किसी मेथड का यूज किए तुम अपने मन से पिक कर लो, तब उसे हम क्या कहेंगे? कोटा सैंपलिंग कहेंगे। अंतर क्लियर है? अंतर क्लियर है? सर मतलब इन तीनों में से किसी भी मेथड से कर सकता है वो? नहीं, इसके अलावा नहीं, इन तीनों मेथड का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब वो इन तीनों मेथड में से किसी का भी इस्तेमाल करेगा, देखो जिन लोगों ने भी आपको रैंडम सैंपलिंग मेथड नहीं किया है, पहले उस वीडियो को देख लो, तब ये क्लियर होगा। ठीक है? सो यहां पर
जो हमारा एनुमरेटर है वह जब तय हो जाए किस कोटा से, किस ग्रुप से कितना सैंपल लेना, ये चीज तय करने के बाद अगर वह इन तीनों रिटर्न जो 3 मेथड यहां लिखे इन तीनों मेथड का इस्तेमाल करेगा तब वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होगा। बट अगर वो इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, वह सिंपली अपनी मनमर्जी का इस्तेमाल करेगा, अपने जजमेंट का इस्तेमाल करेगा, तब वो कोटा सैंपलिंग होगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि आप एक क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, ध्यान सुनना। मान लो आप एक क्लास में बैठे हुए हो। अब क्लास में मान लो 40 लड़के हैं, 60 लड़कियां हैं, टोटल 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। आप लोग क्लास में बैठे हुए हो, 100 स्टूडेंट्स हैं, और यह तय हुआ कि आप में से 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है जिसमें 6 लड़कियां हो या 5 लड़कियां हो, 5 लड़के हो, ठीक है, क्लियर ये चीज? 10 का ग्रुप चाहिए जिसमें 5 गर्ल्स और 5 बॉयज हो, 10 का ग्रुप चाहिए हमें। अब यहां पर जो क्लास में टीचर है उसके पास 2 ऑप्शन। वह अपने मन से 5 लड़की और 5 लड़कों का सिलेक्शन कर लेगा। तो जब टीचर अपने मन से 5 लड़के और 5 लड़कियों का सिलेक्शन करेगा तब उसे हम कोटा सैंपलिंग कहेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। बट अगर वही टीचर क्या कर रहा है कि उसने क्या किया कि जो 60 लड़कियां उनका एक अलग से लॉटरी, उसमें से 5 लड़कियों की लॉटरी निकाल ली, जो 40 लड़के हैं उसमें से 5 लड़कों की लॉटरी निकाल ली, तब उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। यानी उन्हीं 5 को सिलेक्ट करने के लिए जब टीचर अपने जजमेंट का यूज कर रहा है तो कोटा सैंपलिंग कहा जा रहा है, और जब वो लॉटरी मेथड का यूज कर रहा है तो उससे हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्यों लिखना है? दोनों में जो बेसिक डिफरेंस हो क्यों लिखना है? क्लियर हुआ आप? यस सर। अब क्लियर है? यस सर। कि जब फाइनल सिलेक्शन में हम अपने मनमर्जी का इस्तेमाल करेंगे तब कोटा, और अगर फाइनल सिलेक्शन अपने मनमर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब वो क्या होता है? आपको स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जिसे कहते हैं हम कन्वीनियंस सैंपलिंग। जब एनुमरेटर अपने कन्वीनियंस के अनुसार डेटा कलेक्ट करता है तो उसे हम कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। जब एनुमरेटर अपने कन्वीनियंस के अनुसार डेटा कलेक्ट करता है तो उसे हम कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो कि आप लोग दिल्ली के किसी एजुकेशनल एरिया में रहते हो। सपोज आप लोग दिल्ली में जीएस राय में रहते हो, मान लो, ठीक है। जीएस राय में केवल स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल्स हैं। कोई ऐसा पर्सन आता है जिसे यह पता करना है किस हॉस्टल का खाना कैसा है, ठीक है, कौन से हॉस्टल की खाने की क्वालिटी अच्छी है, बच्चों का क्या व्यू है, उसे यह जानना है। उसके पास 2 ऑप्शन होंगे। जीएस राय में अगर आप कभी आए हो तो आप देखना, आपने देखा होगा कि वहां पे एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, एक ही गेट है जिससे आप अंदर आ सकते हो या बाहर जा सकते हो। बाकी 3 तरफ से आईआईटी है उसके, ठीक है। 3 क्या, चारों तरफ से आईआईटी है और आईआईटी के बीच में से एक रास्ता है जिससे आप बाहर आ जा सकते हैं, और कुछ नहीं है। सो जियासराय विलेज में अब मान लो अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो हर हॉस्टल में जाओ और जाके वहां के बच्चों से पूछो भाई तुम्हारे हॉस्टल में खाना कैसा मिलता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गेट पे खड़े हो जाओ, जो बच्चा है, हाँ सर आप किस हॉस्टल में रहते हैं, हाँ मैम आप किस हॉस्टल में रहती हैं, ठीक है, आपका हॉस्टल का खाना कैसा है, ठीक है। तो जब आप हॉस्टल के में न जाके गेट पर खड़ा होकर क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अपने कन्वीनियंस का, अपने आराम का ध्यान रख रहे हो कि आपको कन्वीनियंट रूप से, आपको आसानी से डेटा मिल जाए। तब इस सैंपलिंग को हम क्या कहेंगे? कन्वीनियंस सैंपलिंग। और अगेन या नॉन रैंडम का पार्ट ये है कि हो सकता है कि जब आप गेट पे खड़े हो तो आपको रेस्पॉन्स देने वाले बच्चों में हर हॉस्टल का बच्चा ना हो, ठीक है। आपको रेस्पॉन्स देने वाले बच्चों में हर हॉस्टल का बच्चा ना हो, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है चीज? तो ऐसे कंडीशन में हर हॉस्टल के बच्चे का आपके सैंपल में आने का चांस कम हो जाता है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं? नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कह देते हैं। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है। इसके बाद हम इससे एक और इसमें सैंपलिंग टेक्निक है जिसे हम कहते हैं स्नोबॉल टेक्निक और रेफरेंस बेस्ड।
अच्छा, आप में से कभी किसी ने जॉब का इंटरव्यू दिया है? बताओ, आप लोगों ने कभी जॉब का इंटरव्यू दिया है? सर मैंने तो नहीं दिया। आकांक्षा? नो सर। नहीं दिया है। जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज में, कॉल सेंटर टाइप की जो जॉब्स होती हैं वहां जाते हो, तो अक्सर वहां पे एक फॉर्म रखा होता है जिसे हम रेफरेंस फॉर्म कहते हैं, ठीक है, जहां आपसे यह कहा जाता है कि अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई परिचित इस जॉब में इंटरेस्टेड हो सकता है तो उसका नंबर दे दीजिए। और उसमें एक ऑफर और भी रहता है कई बार कि भाई अगर कोई रेफरेंस आपके रेफरेंस से आता है और उसने 3 महीने जॉब कर ली तो आपको भी कुछ इंसेंटिव मिलेगा। पहले ये होता था, मैं अभी का नहीं कर सकता, बट पहले ये चीजें होती। तो यहां आपके रेफरेंस से कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है। स्नोबॉल सैंपलिंग में लगभग इसी मेथड का इस्तेमाल होता है। इसमें जैसे मान लो कि मुझे डेटा चाहिए, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अब उस इंफॉर्मेशन का कुछ क्राइटेरिया तय किया गया, कुछ इंफॉर्मेशन में मेरे काम की इंफॉर्मेशन यही है कि अगर वो कुछ खास रूल्स और कुछ खास फैक्ट को फॉलो करता है तभी जाकर हमारे काम का है, नहीं तो हमारे काम का नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने रोशनी से बात की, रोशनी ने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिया जो मेरे उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना। मैंने रोशनी से बात की, रोशनी ने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिया जो मेरे उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रोशनी से कहूंगा कि रोशनी एक काम कीजिए, आप मुझे अपने 4 या 5 फ्रेंड्स के नाम दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूं जो आपकी तरह सोचते हो या आपके फ्रेंड्स हो। तो फ्रेंड्स जो होते हैं नॉर्मली उनकी सोच एक तरह की होती है। फिर मैंने रोशनी ने मान लो 5 लोगों का नाम दिया, ठीक है, आकांक्षा, अर्चना, विद्या, पूजा, इस तरह से 5 नाम इन्होंने दिए। अब मैंने क्या किया कि मैंने बात की अर्चना से। अब अर्चना का जो रेस्पॉन्स आया वह रेस्पॉन्स मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, तो मैं अर्चना की बात को छोड़ दूंगा, मैं उसे अपने डेटा में शामिल नहीं करूंगा, ठीक है। फिर मैंने मान लीजिए बात की फिर आकांक्षा से, आकांक्षा का जो इन्फॉर्मेशन वो अगेन मेरे क्राइटेरिया को फिट कर रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, आकांक्षा से फिर फर्दर मैं 3 या 4 लोगों के नंबर दूंगा और फिर मैं उन लोगों से बात करूंगा और इस तरह से एक चेन बनती चली जाएगी। यानी पहले एक आदमी से स्टार्टिंग हुआ, उससे मान लो 2 या 3 लोगों के नंबर मिले, फिर इन 2 या 3 लोगों से फर्दर कुछ लोगों के नंबर्स मिले, तो इस तरह से एक चेन बनती चली जाएगी, एक पूरा एक सीरीज बनती, एक कड़ी बनती चली जाएगी, ठीक है। और इसमें सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और रेफरेंस बेस्ड होता है, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग। क्लियर है? श्योर है गाइस? कोई डाउट इसमें, नॉन रैंडम सैंपलिंग में कोई डाउट बताइए। नहीं सर। नहीं है, श्योर है? यस सर। चलिए, तो रैंडम नॉन रैंडम दोनों में कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना? सर अभी तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को इसी पॉइंट पे एंड कर